लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास अब ये स्टेप बाय स्टेप लेट्स अंडरस्टैंड अ सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे कौन से होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमारे पास वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं which span the entire length of the membrane। पूरे मेम्ब्रेन की लेंथ में वो पास थ्रू कर रहा होता है, which span the entire length of the membrane। तो देखो, ये आपकी मोनोलेयर है पहली, ये आपकी दूसरी मोनोलेयर है। दिस इज बेसिकली योर इंटायर मेम्ब्रेन और उसकी पूरी लेंथ पे आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। So now this sodium potassium pump is a transmembrane protein। अब हम अपना पहला वो देखते हैं। So basically अगर आप एक चीज देखो, हमारे सेल के बाहर किसको मूव करना है? सोडियम को। ठीक है, अब हमारे पास 3 सोडियम को मूव बाहर जाना है ना, तो पहले हमारे पास एक सोडियम आया, दूसरा सोडियम आया, फिर तीसरा सोडियम आके अपनी जगह पर अटैच कर गया। ठीक है, तो सोडियम बेसिकली अपनी जगह पर अटैच कर जाएंगे। अच्छा, अब इनको बाहर जाने के लिए जो इस चीज का माउथ है, जो इसका मुंह है, ये आउटवर्ड्स खुलना चाहिए ताकि ये एग्जिट करे, राइट। अब इवन जब वो तीनों आकर अटैच हो गए, तीनों सोडियम आयंस आकर इस कैरियर पंप से अटैच हो गए, अब वो बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो माउथ है वो खोल ही नहीं रहा, क्योंकि जो इसका माउथ है वो तो इनसाइड ऑफ द सेल ही पॉइंट कर रहा है, वो आउटसाइड ऑफ द सेल तो पॉइंट कर ही नहीं रहा कि वो आउटसाइड मूव कर सके। तो अब हमें चेंज ऑफ शेप करवाना है। चेंज ऑफ शेप क्यों करवाना है? ताकि ये तीनों सोडियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर सके। अब इस चेंज ऑफ शेप के लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड है। एटीपी कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? एटीपी हमारे पास सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया ने ये एटीपी रिलीज किया, ये एटीपी प्रोड्यूस किया। अब हमारे पास ये एटीपी की एक बाइंडिंग, एटीपी की एक अलग बाइंडिंग साइट है। लेट मी शो दिस। एटीपी की एक अलग बाइंडिंग साइट है। ये एटीपी मॉलिक्यूल आया और ये एटीपी मॉलिक्यूल अपनी रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पर आके बाइंड किया। अब एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है? बेसिकली एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट हमारे पास ना एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं। ये भी हम जब 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास बेसिकली एटीपी का फुल फॉर्म इज अडीनो ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे पास एक स्पीशी है जिससे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड्स है ना, आप जो ये फॉस्फेट बॉन्ड्स देख रहे हो, ये बेसिकली होते हैं एनर्जी रिच बॉन्ड्स। आप ये समझ लो कि इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी छुपी हुई है या एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अब क्या हुआ? एटीपी था, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच थे, यानी हमारे पास 2 फॉस्फेट या 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स थे। Now what happened was this ATP came and this ATP attached to the binding site। अब ये ATP कन्वर्ट हो गया ADP में। क्या मतलब? आपका एक ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और ये क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स बच गए और एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा रिमूव हो गया। अब जब ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड टूटा तो क्या चीज रिलीज हुई? हमारे पास एनर्जी इज रिलीज्ड। ये जब एनर्जी रिलीज हो गई हमारे पास, तो हमारे पास एक चेंज ऑफ शेप आ गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा एटीपी एडीपी में ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो वो एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो किस चीज में कंज्यूम हुई? वो हमारे पास बेसिकली चेंज ऑफ शेप में कंज्यूम हुई। अब जब ये चेंज ऑफ शेप हो गया तो हमारे पास आराम से हमारे जो 3 सोडियम आयंस अटैच थे वो मूव हो गए। क्यों? क्योंकि अब जो माउथ है हमारे कैरियर पंप का, दैट इज टुवर्ड्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो अब वो तीनों, क्योंकि उनका माउथ ओपन हो गया है एक तरह से कैरियर पंप का, दे हैव नाउ एग्जिटेड आउट ऑफ द सेल। नाउ द पोटेशियम आयंस दे हैव टू मूव इनटू द सेल। तो पोटेशियम आयंस मूव करेंगे इनसाइड ऑफ द सेल। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास माउथ इसका इनसाइड पॉइंट ही नहीं कर रहा। What is your question? Your question says ATP will first go to its place in the pump and then convert to ADP. And yes, so ATP
हमारे पास जाएगा, वो कैरियर पंप से अपनी बाइंडिंग साइट पर अटैच करेगा। जब वो अटैच करेगा तो हमारे पास एटीपी का एक बॉन्ड टूटेगा, वो हमारे पास एनर्जी रिच बॉन्ड है। वो जब बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास एडीपी बन गया, करेक्ट। और वो फॉस्फेट जो है वो लगा रह गया, यानी एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया, इस जगह को जिसने एनर्जी प्रोड्यूस की थी, राइट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज इन शेप आ रहा है उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए, करेक्ट। सो एटीपी गोज टू इट्स बाइंडिंग साइट, it is converted into ADP. When it is converted into ADP, हमारे पास जो फॉस्फेट एनर्जी नहीं है, बेसिकली हमारे पास P P P और ये किसी चीज से अटैच्ड है, बेसिकली ये A है। A बेसिकली आपके पास एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है, सही है, और उससे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आपके अटैच्ड है। अब आपने कोवलेंट बॉन्ड्स में जैसे पढ़ा होता है कि आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, उनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो कहना है इससे कि हमारे पास अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिजर्व्ड हुए हुए हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लोज्ड हैं, और अगर मैं उस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। क्या ये एनालॉजी आपको समझ आ रही है? अगर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो अगर मैं उस बॉन्ड को तोड़ दूंगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। उसी तरह से हमारे पास जो फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं ना, ये फॉस्फेट के बॉन्ड्स बेसिकली, दीज बॉन्ड्स आर व्हाट, फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में जो ये बॉन्ड्स हैं, दे आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में एनर्जी है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास एनर्जी इज released. So bond breaking of a energy rich bond is release energy. It's like एक बैग है मेरे पास, उसमें एनर्जी भरी हुई है, वो बैग फट गया तो एनर्जी रिलीज हो गई। समझ आया? ATP is basically the energy currency of the cell. For example, आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो आप किसी नोट से खरीदते हो, राइट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेट बैंक से इशूड नोट है और एक आपके पास नकली नोट है, तो नोट वो दोनों एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं, राइट। लेकिन आपका जो स्टेट बैंक का असली नोट है वही आप किसी शॉपकीपर को देकर कोई चीज खरीदोगे, वो एक्सेप्ट होगा। व्हाई? बिकॉज वो करेंसी है आपकी कंट्री की, राइट। करेंसी में आप डील करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास अगर वो है, क्या कहते हैं, एक नकली नोट आप दिखाओगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एटीपी इज द ओनली मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी अगर स्टोर हुई हुई है तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। उसके अलावा कोई भी हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हो, वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन वो सेल की एनर्जी करेंसी नहीं है, ओरिजिनल नोट नहीं है वो सेल का। सेल को ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल अपनी एनर्जी करेंसी चाहिए, वो उसकी एटीपी है। एटीपी इज बेसिकली द यूनिवर्सल सेल एनर्जी करेंसी और इट इज अ यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। तो एटीपी को आप एक एनर्जी का नोट समझो। अगर एटीपी दिखाएंगे तो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ आई आपको ये बात? ओके। नाउ हमारे पास अब क्या हुआ, एटीपी जाके बॉन्ड किया हमारे पास कैरियर पंप से, शेप चेंज हुआ, माउथ बाहर की तरफ खुला, सोडियम रिलीज हो गए बाहर। अब पोटेशियम आयंस आकर इससे अटैच हो गए। अब जब ये अटैच हो गए तो हमारे पास जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्लोज हो गया। इट्स लाइक आपका जो मुंह है उसमें जॉज है, आप जब बोल रहे होते हो तो आपका मुंह खुला हुआ होता है, बट व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग योर माउथ इज क्लोज्ड। सो होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास, देखो हमारे पास, इफ यू नोटिस वन थिंग, इस साइड पर हमारे पास स्पेस है, ऑन इस साइड पर हमारे पास स्पेस किसके लिए, ये हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3 स्पेसेस है, राइट, दिस एंड दिस। नाउ इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, आप अगर इस साइड को देखो, इस साइड पे आपको कितनी स्पेसेस नजर आ रही हैं, 1 and 2, राइट। तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे 3 स्पेसेस होती हैं, किस लिए, सोडियम आयंस के एग्जिट के लिए। और हमारे पास, सॉरी, लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3 स्पेसेस होती हैं सोडियम आयंस के एग्जिट के लिए, और राइट साइड पे हमारे पास 2 स्पेसेस हैं। अब होता क्या है, हमारे पास ये सोडियम तीनों के तीनों एग्जिट कर गए, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज कि हमारे पास जो अब पोटेशियम आएगा ना, पोटेशियम हमारे पास राइट साइड पे बॉन्ड करेगा। हमारे पास ऑब्वियसली सोडियम का साइज, सोडियम का एमआर डिफरेंट होगा, तो जो उसकी स्पेसेस होंगी
वो डिफरेंट होंगी, पोटेशियम की अपनी होंगी, राइट। तो पोटेशियम कहाँ पे आके बॉन्ड करेगा, पोटेशियम यहाँ पर आके बॉन्ड करेगा, वो राइट हैंड साइड पे बॉन्ड करता है, सो 1 and 2। अच्छा, अब जब ये बॉन्ड कर गया तो हमारे पास, आप ऐसे समझो, हमारा जो माउथ है वो क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया। अब ये ना बाहर की तरफ जा सकता है ना अंदर की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। अब मुंह कैसे खोले, तो जो फॉस्फेट बेसिकली हुआ क्या था, वी हैड एटीपी, दैट एटीपी वाज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पी। ये जो फॉस्फेट ग्रुप था वो यहाँ पर अटैच रह रहा था, करेक्ट। अब होगा क्या कि वो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव जब तक नहीं होगा ना, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तब तक हमारा ये जो माउथ है वो ओपन नहीं होगा और अंदर की तरफ पॉइंट नहीं करेगा। तो बेसिकली इस फॉस्फेट ग्रुप को जैसे ही आपने रिमूव किया, आपका एक तरह से रिलीज हो गया, क्या कहते हैं, आपका जो कैरियर पंप था और उसका माउथ खुल गया। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर फॉस्फेट जो ग्रुप है वो एक स्क्रू की तरह काम कर रहा है। आपने स्क्रू टाइट किया हुआ है जिसकी वजह से माउथ नहीं ओपन हो रहा, जैसे ही आपने स्क्रू को लूज करके निकाला आपका माउथ ओपन हो गया। So this is basically how a sodium potassium pump works. Is this clear? Any questions about it? देखो यहाँ पर, लेट्स इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ, डायग्राम बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो, पहले क्या था, पहले माउथ इस तरफ ओपन करने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड था ताकि एनर्जी आए और हमारा शेप चेंज हो सके, ठीक है। शेप चेंज हुआ, सोडियम आयंस बाहर चले गए। अब जब पोटेशियम आयंस अंदर आने के लिए एंटर हो रहे हैं तो एक तरह से जो मुंह है वो बंद हो गया, करेक्ट। अब हमें इसको ओपन करने के लिए हमें इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। द फॉस्फेट ग्रुप इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रू, you have to loosen this screw has to be removed for the mouth to open, so the phosphate has to exit, and the moment the phosphate group exits, our potassium comes inside, the 2 potassium ion basically comes inside. Is this clear? हम इसको लिख लेते हैं एक दफा, let's just write this down to make it easy. Okay, so you are saying ATP would go in the pump and convert to ATP and energy. The energy causes the change shape and P goes in its position. Yes, आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमारे पास पहले क्या हो रहा है, हमारे पास ये शेप है, ठीक है। इसको हमें इसमें, ये शेप है एंड इट इज पॉइंटिंग दिस वे, और हमें इसको इस तरह में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक एटीपी, सही है। दिस एटीपी but would the ATP convert to ADP inside the pump or would it first convert and then move it? अच्छा, बेसिकली जो एटीपी की कन्वर्जन होती है ना, ये एक एंजाइम कर रही होती है, ठीक है। एटीपी की कन्वर्जन इनटू एडीपी, ये जो प्रोसेस आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये एक एंजाइम कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम होगी और वो एंजाइम कर रही होगी, नो, एटीपी सिंथेस इज प्रोड्यूसिंग, वो सिंथेसिस ऑफ एटीपी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हमारे पास। एटीपी सिंथेस की जो एंजाइम है ना, वो सिंथेसिस कर रही है एटीपी का। एटीपीएस एटीपी को ब्रेक डाउन कर रही है, सो एटीपीएस इज द एंजाइम व्हिच इज कन्वर्टिंग एटीपी इनटू एटीपी। अब हमारे पास एटीपी टू एडीपी जब कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, राइट। वो फॉस्फेट ग्रुप जो था, जब वो ब्रेक करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई और वो जो एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप साथ में रिलीज हो रहा था ब्रेक होने की वजह से, वो जाके कहाँ लग जाता है, अपनी पोजीशन पे लग जाता है। एटीपी का ब्रेक डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एटीपी जब टूटता है, जब एटीपी के जो फॉस्फेट रिच एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं जो फॉस्फेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। आई थिंक सो वो एनर्जी जो होती है दैट इज 37.5 किलो जूल्स एनर्जी, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक सो, एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे पास कहीं लिखी भी होगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बेसिकली जब एटीपी कन्वर्ट होता है या एटीपी टूटता है इनटू एडीपी प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप, तो 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन, ओके, एटीपीएस करा रही होती है। एडीपी प्रोड्यूस हुआ, फॉस्फेट ग्रुप प्रोड्यूस हुआ,
इसके टू बेसिकली एडीपी से ये फॉस्फेट ग्रुप जब अलग हो गया, ये जब बॉन्ड टूटा, तो इस बॉन्ड के टूटने की वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, करेक्ट। ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल था ये जाकर यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और हमारे पास ये एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस शेप चेंज, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? या मैं फिर से रिपीट करूं कोई चीज? ओके, परफेक्ट। सो एक दफा हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ये प्रोसेस, ताकि और एक दफा रीट्रेट हो जाए, रिवाइज हो जाए। लेट्स डू इट अगेन। हमारे पास 3 सोडियम आयंस हैव टू लीव आवर सेल। वो कैसे लीव करेंगे? उनको बाहर मूव करना है। बाहर का जो माउथ है वो क्लोज्ड है। उस माउथ को बाहर की तरफ फेस करने के लिए या बाहर की तरफ ओपन करवाने के लिए हमें चेंज ऑफ शेप चाहिए। वो चेंज ऑफ शेप तब तक नहीं हो सकता जब तक इस कैरियर पंप के पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो अपना शेप चेंज कर सके। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी है। एटीपी इज द ओनली एक्सेप्टेड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वो एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में। उस कन्वर्जन की वजह से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लूज होगा और 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फॉस्फेट ग्रुप जो रिलीज हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप टूट रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप जाएगा और उसकी एक लोकेशन है इस पंप में, वहां पे जाके बॉन्ड कर जाएगा। और जो 30.5 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है वो चेंज ऑफ शेप में यूटिलाइज हो जाएगी। फिर हमारे पास पोटेशियम आयंस आएंगे और वो अटैच कर जाएंगे अपनी रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट में इन द सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमारे पास जब वो बाइंड कर जाएंगे तो आपका जो पूरा कैरियर पंप है वो एक तरह से ब्लॉक हो गया, वो चोक कर गया। अब उसका माउथ ओपन नहीं हो पा रहा है। उस माउथ को ओपन करने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच था वो एक स्क्रू का काम कर रहा है। उस स्क्रू को हमें लूजन करना है। वो बहुत टाइट हो गया जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप बिल्कुल बंद हो गया। वी हैव टू लूजन इट ताकि उसका माउथ खुले। अभी वो टाइट हुआ हुआ है। तो हम वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको जब रिमूव कर देंगे तो हमारा जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा और हमारे जो पोटेशियम आयंस इनक्लोज्ड इनसाइड द पंप थे वो हमारे सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? इट इज अलोंग द होल लेंथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास बेसिकली, लेट्स जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली, लेट मी शो यू, हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स, वेट मुझे डायग्राम मिल जाए, एक सेकेंड। अच्छा, आप एक चीज देखो इस डायग्राम में, लेट मी शो। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। ये हमारे पास खाली ये आपको नजर आ रहा है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, जो खाली आपको बाउंड्री पे नजर आ रहा है, फॉस्फोलिपिड के हेड पर है, वो इनसाइड नहीं है। ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक है, यानी ये बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। ये मेम्ब्रेन के अंदर पॉइंट नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं है। ये फॉस्फोलिपिड के हेड्स पर है, इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना मेम्ब्रेन का, इट इज नॉट एंटरिंग दैट इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे प्रोटीन जो कि खाली ऊपर की लेयर पर होते हैं या ऊपर की बाउंड्री पर होता है, उनको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि पेरिफेरल क्यों कहते हैं। पेरिफ्री बेसिकली, जो पेरिफ्री वर्ड है इंग्लिश का, पेरिफ्री का मतलब होता है एजेस या बाउंड्री। तो जैसे आपकी क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री होती है, आप अगर बाउंड्री से उसको बोले दिस इज द पेरिफेरी ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, यानी बाउंड्री आपकी पेरिफेरी है। सो क्योंकि आपके पास ये प्रोटीन्स ऑन द पेरिफेरी या बाउंड्री ऑफ द बाइलेयर पर है, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल लेयर में नहीं होते। अब ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऐसे प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, जो कि हमारे फॉस्फोलिपिड की इंटरनल स्ट्रक्चर में या लेंथ में प्रेजेंट होता है, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आप ये देखो, ये हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये दोनों चैनल प्रोटीन भी, कैरियर प्रोटीन भी, ये हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। और हमें खाली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही पढ़ने हैं अपने कोर्स के लिए। ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जो पूरी मेम्ब्रेन की लेंथ पे स्पैन कर रहे होते हैं। पूरे सेल के अंदर नहीं, मेम्ब्रेन की बेसिकली 2 लेयर्स होती है ना, तो दोनों लेयर्स की जो लेंथ है, बेसिकली मेम्ब्रेन की जो पूरी लेंथ है, ये उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।
ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग, ऐसे इंटेग्रल प्रोटीन्स या ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को जो कि पूरी लेंथ ऑफ द बाइलियर में स्पैन कर रहे हो, उनको हम क्या बुलाते हैं? हम उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बुलाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। यही कोई इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन, यस, बाय लेंथ। और यही कोई अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर में आधा या थोड़े से हिस्से के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा हो कोई इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसे को हम बुलाते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी मेम्ब्रेन के अंदर तो है लेकिन पूरे मेम्ब्रेन में स्पैन नहीं कर रहा। फिर हमें पढ़ना अपने सिलेबस के लिए जो हमारा कंसर्न है वो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन ही पढ़ने होता है, और ये बेसिकली हमारे पास दोनों जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्पैनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द phospholipid bilayer. Is this clear?